नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में एक लेक्चर मैंने आपका ले लिया है। तो सेकंड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एमसीक्यूज़ कराए थे, ठीक है जी। और आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। ऊष्मागतिकी के शून्य तथा प्रथम वे नियम। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 होगा, देखें, ठीक है जी। तो लिखा है एक कार्नोट साइकिल। जो कार्नोट साइकिल होता है वो कंटेन्स क्या रखता है, ठीक है जी। तो क्या रखता है ये देख लेते हैं एक बार। देखो कार्नोट साइकिल जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है जी, इस तरीके से। ये साइकिल जो इस तरीके का होता है वो कार्नोट साइकिल होता है, ठीक है जी। बी है ना, ए से बी, बी से सी से डी और डी से फिर ए, ठीक है जी। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये होते हैं आइसोथर्मल, ये तो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी। ये होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है जी। हिंदी में कहते हैं समतापीय प्रसार, ठीक है जी, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न और इसे कहेंगे रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से होता है, यानी आइसोथर्मल के जो है ना दो प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है जी। तो आइसोथर्मल के दो होते हैं और एडियाबैटिक के भी दो होते हैं, एक एक्सपेंशन का और एक कंप्रेशन का, ठीक है जी। तो अब पढ़ लो। कार्नोट साइकिल कंटेन्स, कार्नोट साइकिल क्या रखता है, कार्नोट चक्र जो होता है, तो देखो दो आइसोथर्मल रखता है, पहले में ये कहा 2 आइसोथर्मल्स रखता है, नहीं, ठीक है, केवल 2 आइसोथर्मल ही थोड़ी ना रखता है, 2 एडियाबैटिक रखता है, नहीं, ठीक है जी। कह रहा है 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली, ठीक है जी। तो हाँ सही बात है, 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबैटिक है, ठीक है जी। और फोर्थ में कह रहा है 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसोबैरिक, आइसोबैरिक तो है नहीं, एडियाबैटिक है, ठीक है जी। तो इसका यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, और 2 हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है जी। और बाकी मैं आपसे एक आग्रह कर ही रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ आप लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर देखने की बात करें, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ जाएगा, लेकिन यदि एक तरीके से शिद्दत से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है तो वो जब भी समझ में आता है जब टॉपिक के साथ किस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली, ठीक है जी। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स का टेम्परेचर इज इंक्रीज, बढ़ा दिया जाता है, तो इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कार्नोट हीट इंजन की जो इफ़िशियंसी है उसका फॉर्मूला आप याद रखें 1 - T2/T1, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है जी। सोर्स को आप हॉट बॉडी कहते हैं, सोर्स को हिंदी में स्रोत कहते हैं, है ना। हॉट बॉडी को क्या कहेंगे, गर्म वस्तु, ठीक है जी। और इसे कोल्ड बॉडी कहेंगे, ठंडी वस्तु। सिंक को सिंक ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी। तो सिंक का और नाम हो सकता है कोई हिंदी में, किसी बुक में मिल जाए आपको शायद, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूँ, इसने कहा इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 यदि बढ़ा दिया जाए, ठीक है जी, T1 बढ़ा दिया जाए तो इफ़िशियंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो यदि T1 बढ़ेगा तो डिवाइड करके T2, देखो ध्यान देना, यदि T1 बढ़ेगा
तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू तो कम आएगी, क्योंकि अपोन का बढ़ रहा है ना, अपोन का बढ़ता है तो सारा जो आता है वो कम आता है, ठीक है जी। अपोन का बढ़ता है ना तो सारे की रिजल्ट वैल्यू कम हो जाएगी, और सारे की वैल्यू कम आएगी तो 1 में से घट के क्या आएगा, ज़्यादा, यानी ईटा की वैल्यू कैसी आएगी, ज़्यादा, ठीक है जी। इसका मतलब है T1 को बढ़ाते हैं तो ईटा की वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा। बात आई समझ में। इसका मतलब है टेम्परेचर सोर्स का बढ़ाओगे आप तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। टेम्परेचर सोर्स का बढ़ाने पर इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। और इसका अपोजिट भी आप देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये देखो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं क्वेश्चन कुछ भी बन जाए। मान लो उसने सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने की बात कही थी, क्या पता सिंक का बढ़ा दे, तो सिंक का बढ़ाओगे T2 अपॉन वो T2 को बढ़ाओगे तो T2 बढ़ेगा तो फिर ईटा कम आएगा, T2 की वैल्यू जितनी बढ़ेगी ईटा की वैल्यू उतनी कम आएगी। इसका मतलब है फिर इफ़िशियंसी घट जाएगी। यदि ये कहता कि सिंक का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो फिर इफ़िशियंसी घट जाती, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलें तो आपका कोई भी MCQ नहीं बच पाएगा, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मैंने कहा यदि सिंक के टेम्परेचर को बढ़ाने की बात करता तो इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, फिर डिक्रीज वाला ऑप्शन हो जाता करेक्ट, ठीक है जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स, सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स की जो एफिशिएंसी है, और कैसे हीट इंजन्स, तो जो वर्किंग बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स, यानी ठीक है देखो बहुत सारे हीट इंजन हैं और सब एक जैसे हॉट और कोल्ड बॉडी के बीच वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। मान लो ये है, देखो ये हीट इंजन है, ये हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी, पता है ना आपको, इस तरीके का डायग्राम बनाया था। ये भी एक हीट इंजन, ये हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि जो सभी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है ना, ये हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, वो कह रहा है सभी इंजन्स में जो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है ना वो सेम है, ठीक है। सेम है मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, तो जितना टेम्परेचर इसका उतना इसका, जितना इसका इतना इसका, ठीक है जी। मान लो इनका टेम्परेचर T1, इसका भी T1, इसका T2 तो इसका भी T2। तो कह रहा है सभी हीट इंजन्स हैं, ठीक है जी, और कैसे रिवर्सिबल हैं, ठीक है जी। सेम हॉट बॉडी और सेम कोल्ड बॉडी के बीच वर्क कर रहे हैं और सभी कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं, ठीक है जी। तो जो उनकी इफिशियंसी होगी वो कैसी होगी, ठीक है जी। नंबर ए में कहा सेम होगी, ठीक है जी। नंबर बी में आपसे कहा डिपेंड्स ऑन फ्यूल यूज्ड, फ्यूल जो यूज कर रहे हैं आप उस पर डिपेंड करेगी। नंबर थर्ड में कहा डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड करेगी। नंबर फोर्थ में कहा वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं ये तो थ्योरम है एक, है ना, जिसे आप कार्नोट थ्योरम कहते हैं। कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं, ठीक है, जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं सबकी इफिशियंसी सेम होती है, बस शर्त एक होनी चाहिए कि वो सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहे हो, है ना, सेम हॉट बॉडी और सेम कोल्ड बॉडी के बीच वर्क कर रहे हो। तो ये बात तो उसने खुद कही कि सब जो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है सभी इंजन में कैसी है, सेम है, ठीक है जी। तो सभी जो रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं उनकी एफिशिएंसी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। ये थ्योरम है कार्नोट थ्योरम, ठीक है जी। और कार्नोट थ्योरम के अनुसार एक बात और है कि कोई भी जो हीट इंजन है ना, जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है, अनुत्क्रमणीय, वो रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं हो सकता। यानी किसी भी इरिवर्सिबल हीट इंजन की इफ़िशियंसी किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन की इफ़िशियंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी, क्लियर है। यानी इफ़िशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है जी, वो ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब कम ही रहेगी इफ़िशियंसी ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है जी। ये कार्नोट थ्योरम का एक स्टेटमेंट है कि हमेशा जो इरिवर्सिबल हीट इंजन की इफ़िशियंसी है वो कम ही रहेगी रिवर्सिबल हीट इंजन की इफ़िशियंसी से, है ना। और एक स्टेटमेंट ये कहता है कि जो कई सारे रिवर्सिबल हीट इंजन हैं उन सब की इफ़िशियंसी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है जी, चाहे कितने भी हों, क्लियर है। लेकिन एक शर्त है कि वो सेम हॉट बॉडी और सेम कोल्ड बॉडी के बीच यानी सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहे हो, ठीक है जी। और ये बात किसके लिए है,
तो सभी रिवर्सिबल के लिए, फॉर ऑल रिवर्सिबल। ठीक है जी, तो ये कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट भी है आपका, है ना। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बन गया, क्लियर है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इच सेम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं फिर। कार्नोट थ्योरम इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बाय ओपनिंग द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, किसी रेफ्रिजरेटर की जो डोर है, दरवाज़ा है, उसे ओपन कर देने पर वो विच इज इनसाइड ए रूम, किसी रूम के भीतर, है ना, रेफ्रिजरेटर रखा है, उसका डोर ओपन कर देने पर द टेम्परेचर ऑफ द रूम, जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा, है ना। रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप करके देख लो। रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यदि रेफ्रिजरेटर का डोर को ओपन कर दिया जाए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज। क्लियर है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क, जो वर्क का अमाउंट है फॉर 1 मोल ऑफ गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम टेम्परेचर T1 T2। ठीक है जी, T1 से T2 टेम्परेचर है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यानी ऊर्ध्वस्म प्रसार हो रहा है किसी गैस के 1 मोल का, तो वर्क डन कितना होगा। तो देखो ये डेरिवेशन मैंने करा रखा है, म्यू आर अपॉन गामा -1 और यहाँ होता है T1 T2। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। ये वर्क डन का है ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, डेरिवेशन करा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं ना। देखो डेरिवेशन करने का भी क्या लाभ होता है, ऑब्जेक्टिव यदि आपका पैटर्न है तब भी डेरिवेशन को करने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही याद रखोगे कि हाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान इतना होता है ना फॉर्मूला, तो निकल जाएगा माइंड से, है ना। एक अच्छी समझ विकसित नहीं होगी तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप डेरिवेशंस को देखें, समझें चीज़ों को लेक्चर्स से, है ना। लेकिन बस आप ये ना याद रखें कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है और पूरा तैयार करना है डेरिवेशन, तैयार नहीं करना, लेकिन समझना तो है, समझ गए। तो इसलिए ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे कह रहा है 1 मोल गैस के लिए तो म्यू बराबर 1 रख दो, तो W बराबर आ जाएगा R अपॉन, किस तरीके दे रखा है, हाँ R T1 T2 और अपॉन में है गामा -1। ठीक है जी, इस तरीके दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर C। ये जो V सा लग रहा है ना, तो ये गामा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। देखो क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन है और सिंक का 300 केल्विन। तो सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है और सिंक का होता है T2 हमारे फॉर्मूले में, है ना। तो कह रहा है एफिशिएंसी बता दो। तो ऐसे तो न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखे हैं, है ना, थ्योरी के सेक्शन में। देखो ईटा बराबर होता है कार्नोट हीट इंजन का इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है 1 माइनस ईटा बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 कितना है 300, T1 कितना है 400, 0 से 0 दोनों कट गई, तो ईटा बराबर है 1 माइनस 3 अपॉन 4, ये बचेगा 1 अपॉन 4। परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25% आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान सा न्यूमेरिकल था। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है कार्नोट हीट इंजन की। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो कह रहा है फॉर ए गैस के लिए R अपॉन CV दे रखा है कितना 0.67। तो कह रहा है गैस जो है बनी हुई है डाईएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स से, या मिक्सचर ऑफ डाईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो गैस के जो एटम्स हैं उनकी नेचर पूछिए कि मोनोएटॉमिक है, वो
डाई एटॉमिक है, ट्राई मतलब पॉली एटॉमिक है, ठीक है जी, या फिर डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, ठीक है। मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु, ठीक है जी। देखो एक फॉर्मूला होता है CV बराबर होता है 1/2 FR, ठीक है, मैंने करा रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2 FR, 0.67, R से R कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 ऊपर पहुंचेगा, 2/F बराबर आएगा 0.67, F बराबर क्या आएगा 2/0.67, ठीक है जी। और हटाओ यहाँ से 2 0 हो जाएगी, 200/67 हो जाएगा, इसे काटोगे ना तो लगभग 3 बार कटेगा, तो F बराबर क्या आया 3, और F बराबर जो 3 है ना, आप याद आपको पता हो यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो, ये होता है मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए F बराबर 3 होता है। F क्या है, तो F मैं आपको बता दूं, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, इसे हिंदी में कहता है स्वातंत्र्य की कोटि, ये स्वातंत्र्य की कोटि है। F बराबर 3 होता है मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु गैस के लिए, ठीक है जी। F बराबर 5 होता है 4 डाई एटॉमिक, द्विपरमाणु गैस के लिए F बराबर 5 होता है, और F बराबर 6 होता है 4 किसके लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है जी। क्लियर है जी, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है जी। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वातंत्र्य कोटि, ये एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु, ठीक है जी। क्लियर है। तो इसमें पूछा था कौन सी गैस, मतलब जो गैस है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार के एटम से बनी है ना, तो कैसा जाएगा 3 आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से जो दे रखा था रिलेशन, और 3 आता है मोनो एटॉमिक के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा मोनो एटॉमिक, ठीक है जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है जी। यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो मोनो एटॉमिक हैं, ठीक है जी। आर्गन, हीलियम, नियोन, जेनोन, रेडोन, है ना, इस टाइप की गैस है कोई, मोनो एटॉमिक है ना, एक परमाणु। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ए गैस एक्सपेंड्स अंडर प्रेशर, एक गैस प्रसारित होती है कितने प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर है, दाब P, वॉल्यूम V1 था पहले, बाद में V2 हो गया, तो वर्क डन पूछ रहा है। देखो वर्क डन का एक फॉर्मूला है P × ΔV, ये भी मैंने डेरिवेशन करा रखा है, और ΔV यानी चेंज इन वॉल्यूम, तो अब V2 है, पहले V1 था वॉल्यूम, तो बस ΔV की वैल्यू रख दो, V2 - V1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका कौन सा आ जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा P × V2 - V1, 23वें का A, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाला वॉल्यूम घटा दिया तो वॉल्यूम चेंज आ जाता है, ΔV जो होता है, कर लोगे इसे, चलो। और उसने कहा एक्सपेंड होती है गैस, है ना, ठीक है जी, एक्सपेंड होती है तो वॉल्यूम बढ़ता है, समझ गए। एक्सपेंशन का मतलब समझते हो ना आप लोग, प्रसार, और जब गैस में एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब है V1 से वॉल्यूम बढ़कर कितना हो गया, बाय इंक्रीजिंग, है ना, वॉल्यूम बढ़कर हुआ है V2, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले ही तो घटाओगे, ठीक है जी। जो कंप्रेशन होता तो फिर V1 - V2 करते, समझ गए। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन नंबर बी भी तो करेक्ट हो सकता है, V1 - V2, तो V1 - V2 नहीं, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, और एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो V2 ज़्यादा है, ठीक है जी। तो एक्सपेंशन हो तो ये, और कंप्रेशन हो तो V1 - V2 करते, फिर आंसर आपका बी हो जाता, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ के चलना है। अब देखो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं कंप्रेशन वाला आ जाए तो भी कर दोगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है जी, इस तरीके से। तो 24 में चलते हैं। 24 कह रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो कह रहा है इन ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, किसी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम है रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम रहता है, आयतन नियत रहता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, आइसोकोहरिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, समायतनिक प्रक्रम कहते हैं।
थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं आप आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ताप समान तो समतापीय प्रक्रम होता है, ये भी ठीक है। और एक ऐसा थर्मोडाइनमिक सिस्टम जिसमें प्रोसेस, ये प्रेशर है, प्रेशर कर लेने से प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। मैंने बताया था आपको समदाबीय प्रक्रम। ठीक है जी, तो सी भी सही है। फिर कह रहा है इन ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, ये तो गलत बात है, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती किसी भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में। तो 24 का डी हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, मतलब गलत बात है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन तो करेक्ट यही होगा ना, क्योंकि उसने कहा था इनकरेक्ट चुनो, तो इनकरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, उसमें गलत बात लिखी है, लेकिन ऑप्शन यही वाला सही है। ठीक है जी, तो 25 पे चलते हैं। 25 कह रहा है द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस, आइडियल गैस को जो हीट दी जाती है आइसोथर्मल कंडीशन में। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, हीट तो दे रहे हैं, आइडियल गैस को हीट तो दी जा रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा उस आइडियल गैस का, तो फिर वो टेम्परेचर जो हीट दी जा रही है वो कहाँ खर्च होगी भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट जो दी जाती है किसी गैस को, वो दो भागों में खर्च होती है, कुछ तो वर्क करने में और कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था, जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ना, एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का बढ़ना। तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम रखना है, तो टेम्परेचर सेम रखना है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रखनी पड़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी सेम रखनी है तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ानी नहीं है, तो फिर जो हीट दी जा रही है वो केवल और केवल किस में खर्च होगी, तो केवल और केवल वर्क करने में खर्च होगी। ठीक है जी, तो इसका पढ़ो। कह रहा है कहाँ खर्च होती है, तो मैंने कहा केवल वर्क करने में खर्च, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क को करने में खर्च होगी। ठीक है, ना तो टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होगी, ना इन दोनों में खर्च होगी, और ना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगी, केवल और केवल किस में खर्च होगी, तो केवल और केवल वर्क करने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में। चलो ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब है रुद्धोष्म प्रक्रम की बात हो रही है। गैस को कंप्रेस किया जाता है कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर डबल नहीं हो जाता। तो रेशो कह रहा है फाइनल वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम से जो है रेशो वो 1/2 होगा, 1/2 से बड़ा होगा, 1/2 से कम होगा, या 1 और 2 के बीच होगा। ठीक है जी, तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, आप जो लो लगाते हैं वो होता है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लो यूज होता है, मैंने पढ़ा रखा है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो यूज होता है वो होता है पॉइसन्स लॉ, और वो होता है T(V⁻⁻⁻1 बराबर कांस्टेंट। ये पॉइसन के नियम का एक रूप है ना। वैसे एक ये भी होता है P(V⁻⁻⁻ बराबर कांस्टेंट, है ना, ये भी एक रूप है इस लॉ का, और एक प्रेशर और टेम्परेचर के पदों में होता है, लेकिन यहाँ पे बस हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, T(V⁻⁻⁻1 बराबर कांस्टेंट, तो T1V1 बराबर, इसे ऐसे लिख सकते हो T2V2 ठीक है जी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो बदलता ही नहीं है। T3V3 पावर करो तो भी नहीं बदलेगा, हमेशा एक जैसा रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इसने कहा टेम्परेचर जो है ना वो डबल कर दिया गया। ठीक है जी, मान लो पहले टेम्परेचर T था, T1 T था, तो T2 जो है ना वो डबल कर दिया पहले का। कह रहा है आपसे क्या कहा कि रेशो बताओ फाइनल वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम के साथ, है ना, यानी V2/V1 निकालना आपको। तो देखो V2/V1 निकालो तो क्या आएगा, T1/T2 बराबर आ जाएगा V2/V1, और सारे की पावर है Γ-1। V1 अपॉन में जाएगा तो पावर एक साथ लगा लो, ये सारा अपॉन में जाएगा ना, तो पावर एक साथ लिख ली। इस पावर को इधर ले जाओ, यहाँ पावर 1 है, इधर पावर आएगी तो बटे में आ जाती है, इधर आके पावर, है ना, T1 की जगह T और T2 की जगह 2T, और पावर में है 1/Γ-1 बराबर हो जाएगा V2/V1।
टी से टी कट गया, तो V2 अपॉन V1 कितना आया, ये जाएगा 1/2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है जी। अब जो गामा है, गामा जो है, देखो गामा जो है ना मोनो एटॉमिक गैस के लिए भी 1.66 होता है। देखो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा गामा की इन्फॉर्मेशन दूं। गामा जो है ना, गामा होता है Cp अपॉन Cv। ठीक है, Cp आप जानते होंगे, है ना, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, है ना, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, उसे आप गामा कहते हैं। ठीक है जी। और गामा का फॉर्मूला होता है 1+2/f। ठीक है, सब करा रखा है मैंने। F मोनो एटॉमिक के लिए मैंने बताया 3 होता है, तो गामा बराबर क्या आएगा 1+2/3, तो यह जाएगा 5/3। ठीक है जी। और 3 बन जा 3। ठीक है जी। और 3 6 जा 18, है ना, इस तरीके से चलता रहेगा, तो 1.66। ठीक है जी। यानी 2 से कम वैल्यू होती है गामा की, है ना, मतलब 1 से तो बड़ी रहती है ना। गामा की वैल्यू जो है 1.66 है मोनो एटॉमिक के लिए भी, तो डाई एटॉमिक के लिए तो और ज़्यादा होगी, ट्राई एटॉमिक के लिए और ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है गामा की वैल्यू 1 से तो कैसी रहती है, ज़्यादा ही रहती है। गामा की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही रहती है। अब 1 से ज़्यादा है गामा की वैल्यू, तो मान लो गामा की वैल्यू 2 है। ठीक है जी। तो ये जो आएगा ये पावर, ठीक है, क्या है वैल्यू, मान लो 1.66 ही है। मैं एक के लिए एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मिनिमम भी कितनी होगी 1.66, तो मान लो 1.66 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। तो 1/2, ध्यान देना, 1 अपॉन, मान लो 1.66, भाई 1.66 से तो कम नहीं हो सकती ना, 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब 1.66 मोनो एटॉमिक के लिए चले तो भी 1.66 है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए करेंगे तो और ज़्यादा आएगी। तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी ही होती है। और मैंने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलूँ 1.66, तो गामा यहाँ रखो 1.66 माइनस 1, तो कितना आएगा 0.66। तो 1/2 की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड करके जो आएगा, देखो अपोन में है 1 से छोटी संख्या, 0.66 1 से छोटा है ना, तो जो डिवाइड करके आएगा वो 1 से ज़्यादा होगा, यहाँ पर 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब जब 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ, 1 थोड़ी ना है, 1 से ज़्यादा है, तो जितनी पावर ज़्यादा होगी उतना ही ये छोटा आएगा। अब चूँकि ऊपर जो संख्या है, मतलब जो घात है इसकी, जो पावर है वो 1 से बड़ी संख्या है, तो जो कैलकुलेट करोगे तो 1/2 से छोटी वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो यानी V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है वो 1/2 से छोटी होगी। ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है। चाहो तो आप इसे करके देख सकते हो। तो जो भी संख्या आएगी उतनी पावर यदि 1/2 की करोगे तो 1/2 से छोटा आएगा। ठीक है जी। तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू कैसी होगी, 1/2 से लेस हो जाएगी ना। 26 का, ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा, लेस देन 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। कह रहा है ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान यानी रुद्धोष्म संपीड़न के दौरान जो गैस का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, 0 हो जाता है, इस तरीके से ऑप्शन है। तो एडियाबैटिक है कंप्रेशन, कैसा है, एडियाबैटिक। देखो dq बराबर होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dw प्लस du। अब चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो dq तो 0 होगा, हीट तो मिलेगी नहीं, तो dw बराबर क्या आएगा, dq तो 0, तो dw बराबर आएगा माइनस का du, क्योंकि dq 0, dw बराबर माइनस du। यानी जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी से होगा, है ना। क्लियर है। ये कब की बात है, जब एक्सपेंशन हो रहा हो, लेकिन इसने कहा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जब होता है ना, तो कंप्रेशन कब होता है, जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है। देखो ध्यान देना, एक्सपेंशन तब होगा जब पिस्टन ऊपर चलेगा, है ना, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी गैस वर्क कर रही है, लेकिन नीचे को फोर्स लगा के कंप्रेशन होगा, तो इसका मतलब है कंप्रेशन में
देखो मैं बता दूं आपको, कंप्रेसर में क्या होता है, वर्क जो है ना, वर्क इज डन, वर्क किया जाता है ऑन सिस्टम, सिस्टम पर कह दो या गैस पर कह दो, ठीक है जी। और एक्सपेंशन में, प्रसार में, वर्क है ना इज डन, कार्य किया जाता है, एक्सपेंशन हो रहा है ना तो पिस्टन ऊपर चलेगा, तो गैस ही तो उठा रही है ऊपर को, तो वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, यानी कि गैस के द्वारा वर्क किया जाता है एक्सपेंशन में, और कंप्रेसर में सिस्टम पर वर्क किया जाता है, हम ही तो दबा रहे हैं नीचे को, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब वर्क कंप्रेशन के दौरान वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है, गैस पर किया जा रहा है, तो उसे वर्क प्राप्त हो रहा है ना, ठीक है जी, तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है जी। और जब सिस्टम गैस वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी घटेगी, ठीक है जी। क्यों एनर्जी क्यों बढ़ रही घट रही है, क्योंकि बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क करने के लिए बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही, वर्क करने के लिए एनर्जी बाहर से मिल नहीं रही, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ख़त्म, तो वर्क करना पड़ेगा, है ना, जो तुम्हें वो सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है यदि, तो आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है जी, क्लियर है। और यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो एनर्जी आपकी नष्ट हो रही है, क्लियर है। तो कह रहा है इसके दौरान जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है घट जाता है, तो देखो कंप्रेशन में मैंने कहा वर्क होता है सिस्टम पर, तो सिस्टम पे वर्क प्राप्त होता है तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो याद रखना कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है जी। एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर क्यों घट रहा है, और ये बात दोनों ही एडियाबैटिक के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एडियाबैटिक में बाहर से एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है जी। एडियाबैटिक में बाहर से एनर्जी तो मिल नहीं रही, सराउंडिंग से, है ना, एनवायरनमेंट से, वातावरण से, और एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में, ठीक है जी, गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, और गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, बाहर से एनर्जी मिल नहीं रही, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है जी। इसी का उल्टा यहाँ देख लो कि बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही क्योंकि एडियाबैटिक है, और कंप्रेशन हो रहा है तो एनर्जी उसे मिल रही है ना, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं ना, तो एनर्जी मिल रही है गैस को, एनर्जी मिलेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है जी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है सारा, और बाकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान बढ़ता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो 27 का ए, ठीक है जी, बिल्कुल सही ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है जी, कर लो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो क्या कह रहा है, वैल्यू दे रखी है गामा, गामा बराबर मैंने बताया अभी आपको CP/CV होता है। तो कह रहा है मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, तो आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, देखो इसका एक फॉर्मूला हो रहा है गामा का 1+2/F, ये दो फॉर्मूले हैं, गामा बराबर CP/CV होता है, और जब इसे डेरिवेशन को करते हैं तो गामा बराबर आता है कितना, 1+2/F, और मोनो एटॉमिक के लिए कह रहा है, ठीक है जी, एक परमाणु गैस के लिए तो मैंने बताया F बराबर 3 होता है, तो गामा बराबर आएगा 1+2/3, लघुत्तम लो LCM तो 5/3, यानी गामा बराबर आएगा 1.66 या 1.67 कह सकते हो, ठीक है जी। तो 28वें का C हो जाएगा, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है जी, कर लो इसे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखें, कह रहा है जो स्पेसिफिक हीट है गैस की वो कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने बताया आपको स्पेसिफिक हीट जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो दो होती हैं, एक तो CP और एक CV। ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ही हैज़ ओनली 2 वैल्यूज CP एंड CV, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो 29वें का ए, क्लियर। इसके बाद देखो 30,
कह रहा है इन ए कार्नोट इंजन में जब हीट ली जाती है परफेक्ट गैस के द्वारा, परफेक्ट गैस कह लो, आइडियल गैस कह लो, बात एक ही है, आदर्श गैस कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी, पूर्ण गैस भी कह सकते हो। फ्रॉम हॉट सोर्स यानी हॉट बॉडी यानी सोर्स से ही ली जाती है ना हीट, तो कार्नोट हीट इंजन में तो जो टेम्परेचर है सोर्स का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है, ठीक है जी, जब पहले बढ़ता है फिर घटता है, वो पहले घटता है फिर बढ़ता है, कुछ इस तरीके से रहा है, ये कॉन्स्टेंट रहता है। तो मैं आपको बता दूँ सोर्स का टेम्परेचर सेम रहता है T1, सिंक का टेम्परेचर सेम रहता है T2, ठीक है, चाहे हीट लो और चाहे हीट दो तो टेम्परेचर क्या रहते हैं, सेम का मतलब कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसमें कह रहा है कि जब हीट लेते हैं, परफेक्ट गैस लेती है हीट सोर्स से, तो टेम्परेचर सोर्स का क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी, सिंक का भी और सोर्स का भी, ये दोनों के लिए एक ही बात है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है जी, क्लियर है। तो चलो है ना 30 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में कराए, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम भी लगातार इस सीरीज को जारी रख सकें, ठीक है जी, अपने साथ के स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि वो सभी अच्छे से अपनी स्टडी को जारी रख सकें, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।